चर्चा कर लेते हैं। हम अर्थशास्त्र पे बात कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को इस सेक्शन में दिक्कत भी होती है और बहुत सारी जगह पे दिक्कतें ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। तो मैं उस अनछुए पहलू को कोशिश करूंगा कि भाई टच करें। अर्थशास्त्र में हमें जो पढ़ना है यहाँ पे वो पढ़ना है कि भाई राजकोषीय नीति किसको कहा जाता है ना। कि राजकोषीय नीति क्या है। राजकोषीय नीति, ठीक। राजकोषीय नीति को हम अंग्रेजी में कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। कि जो भारत सरकार की फिस्कल पॉलिसी है, ये फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति काम कैसे करती है। देखो, राजकोषीय नीति का मतलब होता है कि अगर कि सरकार अगर क्या कर रही है कि मान लीजिए कि सरकार अगर बजट से संबंधित कोई प्रावधान कर रही है, सरकार सार्वजनिक आय से संबंधित कोई प्रावधान कर रही है। जब हम राजकोषीय नीति की बात कर रहे हैं तो यानी हम बजट की बात कर रहे हैं, हम सार्वजनिक आय की बात कर रहे हैं, हम सार्वजनिक व्यय की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम सब्सिडी की बात कर रहे हैं, है ना, सब्सिडी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम राजकोषीय नीति में विभिन्न प्रकार के घाटों की बात कर रहे हैं। जब जब भी हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं, ये सब कुछ हमारे दिमाग में होना चाहिए, ये सब कुछ होगा, ठीक है। और राजकोषीय नीति का संचालन भारत सरकार करती है। इस राजकोषीय नीति का संचालन कौन करती है? भारत सरकार करती है। और किसके सहयोग से करती है, किसके माध्यम से करती है? तो वित्त मंत्रालय के माध्यम से करती है। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई निम्न में से कौन सी नीति आरबीआई द्वारा संचालित होती है या निम्न में से कौन सी नीति भारत सरकार द्वारा संचालित होती है। तो मौद्रिक नीति की जब भी हम बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा होती है? आरबीआई के द्वारा होती है। और राजकोषीय नीति यानी अगर हम फिस्कल की बात कर रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो ये किसके द्वारा होगी? भारत सरकार। और भारत सरकार में भी कौन सा मंत्रालय है? तो भारत सरकार में है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही ये क्या चलता है, ये काम होता है, ठीक है। तो देखो कि भाई अब हमने कहा कि भाई ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये सारा काम होता है, यानी राजकोषीय नीति का संचालन भारत सरकार करती है। इसके मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जो जो आपको लगेगा नोट करना चाहिए रफ में वो आप कर लीजिए, फिर मैं लिखवा दूंगा। तो इसका जो संचालन करता है वो भारत सरकार के माध्यम से होता है। और भारत सरकार ये सारा काम किसके माध्यम से करती है? वित्त मंत्रालय के माध्यम से करती है। देखो, जो राजकोषीय नीति है, इस राजकोषीय नीति के रफ काम करते रहना, कॉपी में थोड़ा थोड़ा पेन चलाते रहना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको खुद बनाना है। राजकोषीय नीति के 3 घटक होते हैं। जब भी हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी के 3 अलग अलग जो है कि घटक हैं। 3 घटक का मतलब हो गया कि सबसे पहला जो घटक होता है इसको कहते हैं बजट, है ना। सबसे पहला घटक कौन सा है? बजट। बजट को अंग्रेजी में बजट ही कहते हैं, है ना। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बजट का मतलब बजट ही होता है। दूसरा जो इसका घटक होता है इसको कहते हैं कर संरचना। दूसरा घटक कौन सा होता है? कर संरचना। कर संरचना का मतलब हो गया टैक्स स्ट्रक्चर, है ना। टैक्स स्ट्रक्चर इसका मतलब हो गया। और इसके अलावा जो तीसरा घटक होता है, ये तीसरा घटक कौन सा होता है? विभिन्न प्रकार के घाटे, है ना। विभिन्न प्रकार के घाटे। तो विभिन्न प्रकार के घाटे का मतलब होता है डेफिसिट, है ना। डिफिसिट जैसे राजस्व घाटा हो गया, जैसे राजकोषीय घाटा हो गया, बजट घाटा हो गया, है ना। ये सारे के सारे घाटे हैं। तो जब भी एग्जाम में एक सवाल ये भी है, एग्जाम में वैसे जो जिन लोगों ने पढ़ा होगा मेरे से इकोनॉमिक्स, वहां पे मैंने उनको बताई होगी ये बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको ये पता होना चाहिए कि राजकोषीय नीति के कितने घाटे, कितने घटक होते हैं या कितने तत्व होते हैं। तो पहला तत्व कौन सा हो गया? बजट हो गया। दूसरा कर संरचना हो गया और तीसरा विभिन्न प्रकार के घाटे। एग्जाम में सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक पार्ट राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है ना। तो आपको याद रखना है इन तीनों के अलावा राजकोषीय नीति का कोई हिस्सा है ही नहीं। राजकोषीय नीति के जो घटक हैं वो घटक सिर्फ कितने हैं? ये 3 हैं, क्योंकि वहां पे
कोई 4 दिए होंगे तो 4 में से कोई एक नहीं होगा। तो आपको याद होना है कि भाई राजकोषीय नीति के केवल ये 3 ही घटक हैं, एक बजट, दूसरा कर संरचना, तीसरा जो है कि विभिन्न प्रकार के घाटे। ठीक, कर संरचना और घाटों के बारे में, घाटे कुछ कुछ मैं यहाँ बता दूंगा, लेकिन फिर किसी दिन लेक्चर होगा तो वहां पे। आज जो हमें लेकर के चलना है वो कौन सा लाना है, बजट। देखो, बजट का हम भारतीय संविधान की जब भी बात करते हैं तो संविधान का एक अनुच्छेद है, और अनुच्छेद 112 आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 112। इस अनुच्छेद 12 में लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। इस अनुच्छेद 12 में एक शब्द लिखा गया है, और ये शब्द लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी कहीं भी हम देखेंगे संविधान में या कहीं भी जब डॉक्यूमेंट आएगा तो उस डॉक्यूमेंट में बजट शब्द नहीं लिखा होता है, बल्कि संविधान में जो लिखा होगा वो शब्द कौन सा होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। यही बजट है जो संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, वही बजट है। और इसके लिए अगर हम राज्यों की बात करते हैं, यानी अगर हम राज्य बजट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो हम राज्य बजट की जब भी बात करेंगे ना, तो राज्य बजट की जब भी हम बात करते हैं तो राज्य बजट की बात क्या है, तो अनुच्छेद 202 आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि केंद्र सरकार के बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में है। वहां पे लिखा गया है बजट, नहीं लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। और अगर ये पूछा जाए कि भाई भारत सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, सॉरी राज्य सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो उसके लिए आर्टिकल 202 है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। केंद्र सरकार के लिए 112 है और राज्य सरकारों के लिए कौन सा है, अनुच्छेद 202 है। ठीक, दूसरी बात आती है कि भाई हम कहते हैं कि भाई ये जो बजट है ये बजट कहते किसको है। अब देखो थोड़ा सा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखो बजट कहते किसको हैं, देखो या बजट में क्या क्या है। देखो बजट क्या होगा, एक तो होता है कि भावी वित्त वर्ष के लिए आय व्यय का अनुमान है। एक तो सबसे पहले याद रखना है कि जो भावी वित्त वर्ष है, जो भावी वित्त वर्ष है, ठीक है ना, तो एक तो याद रखना है कि भाई भावी वित्त वर्ष के लिए हो क्या, ठीक है, एक तो ये याद रखना है कि भाई जो क्या है आने वाला वित्त वर्ष है, या जिसको हम कहेंगे भावी वित्त वर्ष, तो एक तो भावी वित्त वर्ष के लिए आय व्यय का अनुमान होता है। ध्यान से रख, ध्यान, आय व्यय, तो आय व्यय कौन सी हो गई है, सार्वजनिक आय व्यय। आगे इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो याद रखना है कि भावी वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक आय और व्यय का अनुमान इसके माध्यम से लगा, अनुमान होता है ये, एक ये याद रखना है। दूसरा देखना कि जो चालू वित्त वर्ष है, तो चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान हो। चालू वित्त वर्ष का क्या होता है, संशोधित अनुमान है। यहीं पर सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। चालू वित्त वर्ष का संशोधित अनुमान होता है। और इसके अलावा यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसके अलावा हम यहाँ ये देखते हैं कि भाई हम ये देखते हैं कि भाई जो क्या है, जो वर्ष बीत बीत चुका है तो इसको कहते हैं बीते जो वर्ष होता है वास्तविक, उसके लिए हमेशा क्या होता है, वास्तविक अनुमान होता है। ठीक है ना, तो वास्तविक ब्यौरा होता है, अनुमान नहीं कहेंगे, अब आंकड़े आ चुके होंगे तो वास्तविक आंकड़े यहाँ पे होंगे। ठीक है ना, देखो कैसे बात कर रहा हूँ। देखो जब भी एक बजट बनता है, जब भी कोई बजट बनेगा तो उस बजट में तीन चीजें होंगी। तीन चीजें क्या होंगी, एक तो जो बीत चुका हुआ वर्ष है उस बीते हुए वर्ष का वास्तविक आंकड़े होंगे। ठीक है, जिस एक होगा चालू जो वर्ष चल रहा है उस चालू वित्त वर्ष का क्या होगा, संशोधित अनुमान होगा, पूरा नहीं संशोधित अनुमान होगा। और एक क्या होगा, भावी वित्त वर्ष के सार्वजनिक आय और व्यय का अनुमान होगा। देखो कैसे मैं अब देखो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर ले।
वास्तविक आंकड़े अभी अभी जो बजट है, यानी अभी हमारा वित्त वर्ष कौन सा है, भावी वित्त वर्ष कौन होगा, क्योंकि बजट हमेशा कितनी तारीख को रखा जाता है, 1 फरवरी को रखा जाता है ना, 1 फरवरी को रखा जाता है। और ये कब से शुरू हुआ 1 फरवरी को रखना, 2017 से शुरू हुआ है। 2016-17 का जो बजट आया, 2017-18 का जो बजट आया वो 1 फरवरी से आया। उससे पहले हमेशा क्या होता था, उस फरवरी के आखिरी सप्ताह में रखा जाता था। तो अब देखो 1 फरवरी को ये बजट पेश किया गया, और ये बजट अगर 1 फरवरी को पेश किया गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बजट है ये 1 अप्रैल से शुरू होगा, है ना, 1 अप्रैल 2022 से शुरू होना है इस बजट में। ठीक, तो हमने 1 फरवरी को बजट रखा है, तो इसका मतलब वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक के लिए होगा, हाँ या ना, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक के लिए होगा। तो इसका मतलब जो भावी वित्त वर्ष है, उस भावी वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक आय, सार्वजनिक का मतलब क्या हो गया, सरकार, है ना, सरकार सार्वजनिक आय और व्यय का अनुमान होगा, यानी कब कब तक के लिए होगा, 2022 और 23 तक का अनुमान है कि प्रोडक्शन है कि भाई सरकार इतना कमाएगी 2022-23 में और सरकार इतना ही व्यय करेगी, तो वो प्रोडक्शन है यहाँ पे। एक बात, दूसरी बात याद रखनी है कि चालू वित्त वर्ष की हम बात कर रहे हैं, तो चालू वित्त वर्ष कौन सा हो गया, 2021 और 22, 2021 और 22। इस बजट में ही संशोधित अनुमान भी होगा, क्योंकि जब 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का बजट बनाया गया होगा, तो वो तो अनुमानित बजट था, है ना। और उस अनुमानित बजट की अगर मैं बात करूंगा कि भाई वो अनुमानित बजट कितना था, तो लगभग हम उस अनुमानित बजट की बात करते हैं तो वो लगभग 35 लाख करोड़ का बजट था उस टाइम पे। उस टाइम पे जो बजट था वो लगभग कितना करोड़ का था, 35 लाख करोड़ का बजट था। लेकिन बाद में जब उसको संशोधित कर दिया गया तो संशोधित जो बजट आया था वो लगभग 39 लाख करोड़ का आया। तो ये क्या है, क्योंकि ये जब 1 फरवरी को बजट रखा होगा उस दौरान, तो 1 फरवरी को तो रखा कि भाई हम लगभग 35 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया। लेकिन 2021-2022 तक आते आते फरवरी तक ये पता चल गया कि भाई 35 लाख में नहीं होगा, हमें और बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो तब जो है कि हम क्या करते हैं, संशोधित बजट पेश करते हैं, वो संशोधन वाला भी इसी में होता है। ठीक, और इसके अलावा जो वास्तविक आंकड़े होंगे, तो जो वर्ष बीत चुका है, जो वर्ष क्या हो चुका है, बीत चुका है, और बीता हुआ वर्ष यानी 2020 और 21 हो गया, तो 2020 और 21 के क्या होंगे, ये आंकड़े होंगे। 2020 और 21 का क्या है, आंकड़ा है। तो याद रखना है कि जो भी बजट हमारे पास होगा उस बजट में क्या होंगी, 3 चीजें होंगी। जब भी कभी बजट पेश किया जाता है तो एक तो बीते हुए वित्त वर्ष के वास्तविक आंकड़े उसमें होंगे, जो चालू वित्त वर्ष है उसका संशोधित अनुमान या संशोधित आंकड़े उसमें होंगे, और भावी जो वित्त वर्ष आना है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर अब शुरू होगा उसके लिए क्या होंगे, अनुमानित सार्वजनिक आय और व्यय का आंकड़ा होगा, और इसके अलावा फ्यूचर पॉलिसीज और प्रिस्क्रिप्शन भी इसमें होंगे, यानी भविष्य के लिए योजनाएं और जो जो सुधार करने हैं वो सब कुछ क्या होगा, इसमें होगा। ठीक है, इस पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। पहले इसको जानने से पहले हमें ये जानना है कि भाई अब ये बजट तैयार कौन करता है। यहां से तुम्हारी अग्नि परीक्षा शुरू होती है। पहली 2 बातें आपको पता चल चुकी हैं कि भाई सबसे पहली बात तो ये कि भाई बजट क्या है, राजकोषीय नीति का एक घटक है। राजकोषीय नीति का मतलब क्या होता है, तो राजकोषीय नीति का मतलब होता है सार्वजनिक आय हो गया, सार्वजनिक व्यय हो गया, सार्वजनिक ऋण हो गया, टैक्सेशन हो गया, बजट हो गया, हीनार्थ प्रबंधन हो गया, घाटे की वित्त व्यवस्था होगी। ये सब क्या है, इसको कहते हैं राजकोषीय नीति। जब सरकार सार्वजनिक आय, सरकार सार्वजनिक व्यय, सरकार हीनार्थ प्रबंधन, सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था, सरकार टैक्सेशन, सरकार सब्सिडी, इन सब से संबंधित नीति बनाएगी, तो इसका मतलब वो क्या है, राजकोषीय नीति है। ठीक है ना।
और दूसरी बात ये समझना है कि राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है, सवाल ये भी है। तो कौन करता है? भारत सरकार करती है। किसके माध्यम से करती है? वित्त मंत्रालय के माध्यम से करती है। दूसरी बात ये समझ। तीसरा सवाल है कि राजकोषीय नीति के कितने घटक हैं? तो राजकोषीय नीति के कितने घटक हैं? तो 3 घटक है। पहला बजट हो गया, दूसरा कौन सा बताए? कर संरचना यानी टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया है? जितने भी घाटे होते हैं, विभिन्न प्रकार के घाटे इसके हैं। बजट का, केंद्रीय बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? 112। हालांकि वहां पे क्या नहीं किया गया है? बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल है। और अगर राज्य सरकार के बजट की बात करेंगे तो संविधान के कौन सा अनुच्छेद में? 202 में। ठीक। अब ये जानना है कि जो ये बजट है, इस बजट में हम सम्मिलित किसको करते हैं? तो 3 चीजें सम्मिलित करना है। बीते हुए वित्त वर्ष के वास्तविक आंकड़े, वर्तमान जो फाइनेंशियल ईयर है उसके संशोधित आंकड़े, और जो भावी वित्त वर्ष है यानी जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए अनुमानित क्या होगा? अनुमानित सार्वजनिक आय और व्यय से संबंधित आंकड़े, फ्यूचर के लिए पॉलिसीज होंगी, और कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी उसमें होंगे, सुधार के लिए भी कुछ कदम उठाए गए होंगे। ठीक है। अब बात आती है कि भाई जितना भी जो ये बजट है, एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, जितना भी हमारा बजट होता है, बजट 3 खातों पर लेखांकित होता है। बजट से संबंधित खाते कितने होते हैं? तो 3 खातों पर ये लेखा, इसका 3 खातों पर इसका लेखा होता है। कभी कभी पूछ लेगा सवाल कि भाई बजट का संबंध किन अनुच्छेद से है? तो यहाँ पे 3 अनुच्छेद आपको याद रखना है। एक तो आपको पता चल गया है 112, आपको पता चल गया है ना। एक आपको पता करना है 266 अनुच्छेद 266, और एक आपको याद रखना है अनुच्छेद 267 267 आपको याद रखना है। ये 3 आर्टिकल बजट से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। बस इन्हीं पे, यही 3 आपको याद रखना है, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो पहले वाले में तो पता चल गया कि इसमें बजट की परिभाषा बताई गई है और कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण फलाना फलाना है। ये 2 चीजें क्या है? तो ये 2 क्या हैं कि बजट जिन खातों पर प्रस्तुत किया जाता है, जिन खातों से संबंधित होता है, उनका उल्लेख जो है कि इन अनुच्छेद 266 और 67 में है। कहां कहां पे है उनका उल्लेख? अनुच्छेद 266 और 67 में। देखना, ठीक। क्या है? 3 खाते कौन कौन से हैं? पहला खाता देख लीजिए। देखो, सबसे पहला जो खाता है, इस खाते को कहा जाता है संचित निधि कहा जाता है। पहले खाते को क्या कहा जाता है? संचित निधि। सुना है संचित निधि का नाम? संचित निधि। संचित निधि को अंग्रेजी में कहते हैं कंसोलिडेशन फंड कहा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है संचित निधि। ठीक। दूसरा जो खाता होता है इसको कहा जाता है लोक लेखा खाता। दूसरा खाता कौन सा होगा? लोक लेखा खाता। दूसरा खाता है लोक लेखा खाता। लोक लेखा खाता का मतलब होता है पब्लिक अकाउंट कहते हैं ना, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट है ये लोक लेखा खाता। और इसके अलावा जो तीसरा जो खाता होता है, इस तीसरे खाते को कहते हैं आकस्मिक निधि। तीसरे खाते को कहते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, कंटिंजेंसी फंड, है ना। तो आकस्मिक निधि ये हो गया है। ठीक है ना। तो जिन लोगों को अंग्रेजी में लिखना है वो ध्यान देना, पूछ लेना अगर पता नहीं चल रहा है। तो लोक लेखा खाता एक होता है ना। एक तो हो गया लोक लेखा खाता, दूसरा खाता कौन सा हो गया? संचित निधि, और तीसरा खाता कौन सा हो गया है? तीसरा खाता हो गया है आकस्मिक निधि। ध्यान से देखना यहाँ पे, संचित निधि का से संबंधित संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पे याद रखना अनुच्छेद 266 ए या अनुच्छेद 266 फर्स्ट, आर्टिकल 266 फर्स्ट में संचित निधि का प्रोविजन है। दूसरा लोक लेखा खाता का प्रोविजन कहां पे है? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 266 सेकंड है। कौन सा है? 266 सेकंड। और अगर हम तीसरे खाते की बात करते हैं तो तीसरा खाता है आकस्मिक निधि, और संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 267 है, अनुच्छेद 267 है। अब इसके
कुछ पहलू ए बी सी डी भी हैं, तो उन ए बी सी डी पर आपको कुछ नहीं जानना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि वहीं जो है कि चक्री बना दी और इकोनॉमिक्स की जगह जो है कि सीधे पॉलिटी पढ़ने लग गए, है ना। तो वो काम नहीं करना है, क्योंकि इतना डीप नहीं पूछा जाता है, और यही नहीं यूपीएससी में भी नहीं पूछा जाता है। बस इतना याद रखना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, या हम जीएस जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं, सामान्य अध्ययन जिसको कहते हैं। कुछ लोग नहीं होते हैं कि भाई दादा का नाम भी, परदादा का नाम भी, परदादा के परदादा का नाम भी है ना। बाकी कोई कुछ कुछ बच्चे ऐसे पूछे सवाल, सर अनुच्छेद 143 का ना सर 7वां क्या है। मैंने कहा जिसने संविधान लिखा है उसी को पूछ ले, उसको भी नहीं पता होगा। तो इतने डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखना है कि संचित निधि का जो प्रोविजन है भारत सरकार संविधान के कौन से आर्टिकल में, 266 फर्स्ट में, 266 सेकंड में लोक लेखा खाता, और आकस्मिक निधि का है 267। यहाँ सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा, पहला कि 3 खातों पर मैंने कहा लेखा कि बजट से संबंधित खाते हैं, तो बजट से संबंधित खातों की संख्या सिर्फ कितनी है, 3 खाते हैं। अब देखो इन 3 खातों में क्या क्या होता है, बजट कैसे होता है। देखो जब हम कहते हैं कि भाई संचित निधि की जब भी बात करते हैं, तो संचित निधि जो होगी, इस संचित निधि में सभी राजस्व प्राप्तियां शामिल होती हैं, ठीक है ना। संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां शामिल होती हैं भाई, संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां इसी में होती हैं, ठीक है ना। संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां इसी में शामिल होती हैं, संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां इसी में शामिल होती हैं, संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां। अब ये सवाल यहाँ पे, पहला सवाल तो यहीं पे चक्कर खा जाएगा, यहीं पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई राजस्व प्राप्तियां किसको कहा जाता है, ठीक है ना। राजस्व प्राप्तियां, यहाँ पे एक शब्द आया ना कि संचित निधि में कौन सा फंड जमा होता है, संचित निधि में पैसा कहाँ से आता है। तो संचित निधि में जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, राजस्व। जितना भी राजस्व आता है वो क्या आता है, सारा का सारा किस में आता है, वो सारा का सारा कहां पे आता है, कंसोलिडेटेड फंड में आता है। अब याद रखने वाली बात यह है कि भाई राजस्व प्राप्तियां होती क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लें, राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। देखो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता है वो भी ध्यान देना, और जिनको पता है वो भी ध्यान दीजिए। देखो ठीक है, देखो देखो राजस्व प्राप्तियां जो है कि कितने टाइप की होती हैं, राजस्व प्राप्तियां होती हैं 2 टाइप की, है ना। 2 टाइप की राजस्व प्राप्तियां हैं, 2 टाइप की। देखो एक होता है कर राजस्व प्राप्तियां, एक क्या होता है, कर राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व प्राप्तियां। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, अगर एक बार भी यहां से खिसक गए तो फिर ये समझ नहीं पड़ेगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, इतिहास समझ आ जाएगा लेकिन इकोनॉमिक्स समझ नहीं आते अगर बीच में जरा सा भी छूट गया कहीं पे। लेकिन इतिहास में तो क्या है, बाबर का नाम दोबारा पढ़ लो, है ना, बाबर की 11 बीवियां थी, अभी पढ़ लो या थोड़ी देर में पढ़ लो, क्या फर्क पड़ जाए। लेकिन यहाँ जहां टूट गया तो वहां टूट ही गया है। कर राजस्व प्राप्तियां, और दूसरी होती हैं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। दूसरी क्या होती हैं, गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं। ध्यान से देखना भाई, कर राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं और गैर कर राजस्व प्राप्तियां। कर राजस्व प्राप्तियों का मतलब ऐसी प्राप्तियों से है जिसको हम कहते हैं कि भाई ये टैक्स है, ये क्या है, टैक्स, ये क्या है, टैक्स। तो टैक्स का मतलब क्या हो गया, टैक्स कितने टाइप के होते हैं, टैक्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके भीतर हम क्या होंगे, जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं, डायरेक्ट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और जितने भी क्या होंगे अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं, वो सारा का सारा पैसा जो आता है वो सब कहाँ आएगा, संपूर्ण राजस्व प्राप्तियों के कर राजस्व प्राप्तियों वाले हिस्से में आएगा, ठीक है ना। राजस्व प्राप्तियां, देखो राजस्व का मतलब कुछ लोग सिर्फ ये सोचते हैं टैक्स है, नहीं। अगर हम टैक्स से राजस्व वसूल रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कर राजस्व प्राप्तियां। और कर का मतलब होता है कि जो बिना किसी सर्विस से ही आपको लिया जाएगा, टैक्स।
है ना, आपको सर्विस नहीं दी जाती है, लेकिन आपसे क्या कर दिया जाता है, वसूल लिया जाता है, वो टैक्स होता है। ठीक। दूसरा होता है गैर कर राजस्व प्राप्तियां, और गैर कर राजस्व प्राप्तियों में क्या क्या आता है, आपसे जब भी कोई शुल्क लिया जाए, है ना, शुल्क लिया जाए, तो इसका मतलब वो क्या है, गैर कर राजस्व प्राप्ति है। आपसे देखो, आप जब कहीं बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते होंगे तो वहां पे आपसे जब एडमिशन लोगे तो दो तरीके की पैसा मांगते हैं। एक तो कहते हैं ये आपके पढ़ने की फीस है, और फिर कह देंगे ये प्लस जीएसटी है। कहते हैं या नहीं कहते हैं, फी प्लस जीएसटी। तो जो जीएसटी है वो क्या है, टैक्स है, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, टैक्स के बदले आपको कुछ नहीं मिलता है, शुल्क के बदले आपको सर्विस मिलती है। आप कहते हो डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो ये डॉक्टर की फीस, तो क्या मिली, आपको सर्विस मिली है। लेकिन 300 रुपया उसकी फीस, प्लस उसने कहा कि वह 18% जीएसटी, तो उस 18% के बदले कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए टैक्स बिना सर्विस के ही देना पड़ता है, और ये हमारी ड्यूटी बनती है देश के प्रति, इसलिए हम देते हैं, है ना। और इसके अलावा जो शुल्क होगा वो क्या होगा, शुल्क क्या होता है, हमें सर्विस के बदले देना पड़ता है। तो शुल्क क्या है, गैर कर राजस्व प्राप्ति है, शुल्क वो हो गया। इसके अलावा कि सरकार के बहुत सारे उपक्रम लगे होते हैं, उनसे प्राप्त होने वाला लाभांश, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, रेलवे है गवर्नमेंट का, है ना, या सरकार क्या करती है, बंदूक बनाने की फैक्ट्री है, गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री है, तो सरकार के ये खुद के उपक्रम है, खुद की फैक्ट्री है। रेलवे से जो कुछ पैसा कमाया तो यानी वो क्या हो गया, लाभांश हो गया। सरकार ने दूसरे देशों को बंदूक बेच दी तो उससे भी प्रॉफिट हुआ होगा, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, लाभ हो गया। सरकार ने दूसरे देशों को अपना हेलीकॉप्टर बेच दिया, अपनी गाड़ियां बेच दी, और गाड़ियां बेच करके क्या किया होगा, लाभ कमाया होगा, है ना। तो इसके अंतर्गत हम दूसरा किसको रखते हैं, लाभांश को रखते हैं। तीसरा इसके अंतर्गत हम क्या रखेंगे, ब्याज। ब्याज जानते हो, हमने क्या किया, भारत सरकार ने, जैसे भारत सरकार ने बांग्लादेश को उधार दे रखा है, तो हर साल वो हमारी उधारी लौटाएंगे, है ना। हो सकता है उधारी ना लौटाएं, लेकिन वो उस पर क्या करें, केवल ब्याज लौटाएं। तो वो जो ब्याज है, ये ब्याज जो है कि हमको हमें कहाँ जमा करना होता है, इस संचित निधि में ही जमा करना होता है। तो ब्याज क्या है, गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं। इसके अलावा ब्याज के अतिरिक्त जितनी भी क्या होते हैं, अनुदान होते हैं। अनुदान जानते हो क्या होता है, अनुदान, अनुदान, रजनीश अनुदान क्या होता है, हैं? सब्सिडी, ग्रांट तो अंग्रेजी में हो गया ना, मत समझते क्या, नितिन आप बताइए। यहाँ पे बताना, अनुदान, अनुदान का मतलब ठीक है इन्होंने, अनुदान का मतलब होता है कि बाहर का कोई देश या कोई संस्था जब हमको क्या करती है, किसी विशेष परियोजना के लिए पैसा उपलब्ध कराती है, फंड जिसको हमें लौटाना, जैसे जैसे कि भाई यूनेस्को ने कहा कि भाई आपको क्या है कि इतना फंड जो है कि वैश्विक धरोहर जो आपके देश में है उनको संरक्षण के लिए, वो ग्रांट हो गई, ग्रांट मिलती है, अनुदान मिलती है बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से, तो उसको भी हम क्या करते हैं, इसी में सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा जितना भी क्या होगा, जुर्माना, है ना, आप जुर्माना भरते हो, आपकी गाड़ी का चालान हुआ, और गाड़ी का चालान हुआ तो जो जुर्माना आपसे वसूला गया वो भी कहाँ जाएगा, वो भी गैर कर राजस्व प्राप्तियां हो गई हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जितना भी, ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखना है। तो अब देखो, अगर हम कहेंगे कि संचित निधि में अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रोविजन है, संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां इसी में सम्मिलित की जाती हैं, और संपूर्ण राजस्व प्राप्तियों का मतलब हुआ गैर कर राजस्व प्राप्तियां, सॉरी कर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियां। कर राजस्व प्राप्तियों में सब हो गए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों हो गए हैं, इस पर कभी चर्चा करेंगे जब हम कर संरचना पढ़ाएंगे। और गैर कर राजस्व प्राप्तियों का मतलब हो गया, शुल्क हो गया, जितना भी गवर्नमेंट को उसकी खुद की जो कंपनियां हैं उनसे मिलने वाला लाभ हो गया। इसके अलावा ब्याज हो गया,
ब्याज के अलावा अनुदान हो गया, और जुर्माने की जो राशि है वो सब गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं। तो ये हमको क्या रखना है, एक पहली बात याद रखनी है, ठीक है ना। ये पहली बात हमको यहाँ पे याद रखनी है कि भाई क्या क्या है ये, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है ना। तो ये आपको, हाँ जी, शुल्क में क्या है, जीएसटी है, जीएसटी तो टैक्स है। नहीं नहीं, कहाँ कहाँ मैंने, हाँ ऐसा कुछ बोला मैंने कहा कि हम आपको या दो चीजें लेते हैं, शुल्क और शुल्क फीस के साथ जीएसटी लेते हैं। तो जो जीएसटी है उसके बदले तो कुछ मिलता नहीं है, और जो शुल्क है उस शुल्क के बदले हमें सर्विस मिलती है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। अब देखो, एक तो हो गया ये बात, देखना एक और लास्ट बात इसके संदर्भ में याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बिना संसद की अनुमति के इस खाते से एक भी पैसा नहीं निकाला जा सकता है, संसद की अनुमति चाहिए होती है। यहां से अगर फंड निकालना है, भारत की संचित निधि से यदि कोई भी पैसा निकलेगा तो संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी, संसद में बिल पास करना पड़ेगा, वित्त विधेयक पास करना पड़ेगा, विनियोग विधेयक पास करना पड़ेगा, है ना। तो ये विधेयक पास करने पड़ेंगे। तो एक लाइन यहाँ पे ये भी लिखना कि इस फंड से संसद की अनुमति के बिना कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता है, इस फंड से संसद की अनुमति के बिना कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, हाँ या ना। ठीक, दूसरा देखते हैं कि भाई लोक लेखा, ठीक है ना, कि भाई लोक लेखा अकाउंट क्या होता है, पब्लिक अकाउंट क्या है। देखो, लोक लेखा अकाउंट क्या है, इसको भी ध्यान से देखना है, देखना कि ये ठीक जैसा बैंक होता है वैसे ही ये अकाउंट भी होता है। जैसा बैंक, बैंक के पास क्या होता है, आम आदमी का फंड जमा होता है, आरबीआई के पास बैंकों का फंड जमा होता है, और सरकार का जो फंड होता है, कुछ ऐसा फंड, सरकार का बैंक भी आरबीआई और अन्य बैंक है, लेकिन सरकार का कुछ ऐसा फंड होता है जो उसके पास अपना एक अकाउंट है, वो उसी में जमा रहता है। तो वो अकाउंट कौन सा है, लोक लेखा खाता है, पब्लिक अकाउंट है ना। यानी इसमें जो जमा धन है, इसमें जमा धन बैंक जमा की तरह है, किसकी तरह है, बैंक जमा के समान है। लिख लेना इस पे एक लाइन भाई कि इसमें जमा धन किसके समान होता है, बैंक जमा के समान होता है, ठीक है ना। जैसे बैंक जमा होगा वैसे ही ये है। अब इसमें हम किस किस को सम्मिलित करें, लिखूं मैं क्या क्या सम्मिलित करते हैं इसमें। देखो, इसमें क्या क्या सम्मिलित करते हैं, देखो सबसे पहली बात, देखो भारत सरकार, आपने सुना होगा कि विनिवेशीकरण की प्रक्रिया चल रही है, विनिवेश, है ना, विनिवेश, विनिवेश को क्या कहा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये विनिवेश से आने वाला जो फंड है वो कहां जमा रहता है, वो कहां जमा रहता है, विनिवेश से जमा आने से जितना भी पैसा आता है वो बैंक जमा की तरह लोक लेखा खाते में जमा रहेगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखें। विनिवेश का मतलब होता है जब किसी सार्वजनिक कंपनी में सरकार अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेच देती है तो उसको हम कहते हैं ये डिसइन्वेस्टमेंट है। कुछ लोग समझते हैं कि भाई एक होता है निवेश, और निवेश का छोटा भाई है विनिवेश, है ना, दो चीजों को एक ही जैसा मान लेते हैं, है ना? निवेश, निवेश और विनिवेश। निवेश का मतलब क्या होता है, जब हम या सरकार किसी नए स्टार्टअप में या किसी नई कंपनी में अपना पैसा खर्च करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो उसको कहते हैं निवेश, है ना। और विनिवेश का मतलब फिर कुछ लोग समझते हैं कि हमने उसी निवेश में और निवेश कर दिया तो विनिवेश नहीं। विनिवेश का मतलब होता है जब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर देती है, अपनी कुछ इक्विटी को निजी सेक्टर के पास बेच देती है, तो उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। और इस डिसइन्वेस्टमेंट से जितना भी पैसा आएगा वो सारा का सारा कहां पे जमा होगा, विनिवेश, वो सारा का सारा कहां होगा, लोक लेखा खाता में जमा होता है। एक और बात, ठीक है ना, एक और बात याद रखना है
जितना भी एनडीआरएफ, एनडीआरएफ मतलब क्या हुआ एनडीआरएफ का, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो होता है एनडीआरएफ, एनडीआरएफ के लिए जितना भी पैसा मिलता है वो सारा का सारा पैसा क्या होगा, इसी में जमा होगा। मनरेगा के लिए जितना भी फंड होगा, मनरेगा फंड, वो मनरेगा फंड भी कहां जमा होता है, लोक लेखा खाता में ही जमा होता है। क्लीन इंडिया फंड, क्लीन इंडिया क्या हो गया, स्वच्छ भारत फंड, स्वच्छ भारत फंड, भारत को स्वच्छ करने के लिए फंड भेजा जाता है हर साल, लेकिन पता नहीं होता कहाँ है ये खर्च, है ना। स्वच्छ भारत फंड ये भी इसी में क्या होगा, जमा होगा। राष्ट्रीय लघु बचत निधि, आपने सुना होगा कि करते रहो भाई राष्ट्रीय लघु बचत निधि, तो राष्ट्रीय लघु बचत निधि ये भी जो है कि इसी में जमा होती है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड सुना है आपने, पीएफ, है ना, तो पीएफ भी इसी में जमा होता है, ठीक। इसके अलावा पोस्टल इंश्योरेंस जितने भी होते हैं, तो पोस्टल इंश्योरेंस इसी में जमा होता है, पोस्टल इंश्योरेंस इसी में जमा होता है। और एक और लास्ट बात याद रखनी है कि मनी ऑर्डर से संबंधित जितना भी फंड होता है वो सारा का सारा क्या होता है, इसी में जमा होता है। तो याद रखना है ये सारी बातें, ठीक है ना। यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल जो आएगा वो ये आएगा कि भाई विनिवेश का पैसा जब भारत सरकार अपनी कंपनियों का विनिवेश कर देती है तो संबंधित फंड किस खाते में जाता है, तो लोक लेखा खाता में, या ये सवाल पूछा जाएगा मनरेगा फंड या स्वच्छ भारत मिशन, 1, 2, 3 और 4 याद रखना है, ठीक है ना। ये सारे के सारे फंड इसी में जमा होते हैं और इसके लिए प्रोविजन ये है, इसके लिए ध्यान देना है, इसके लिए संसद की, अगर यहां से पैसा निकालना है तो संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है, यानी संसद की अनुमति के बिना भी निकाला जा सकता है, संसद की अनुमति के बिना निकाला जा सकता है यहाँ पे फंड, ये याद रखना, हाँ या ना, ठीक है ना। तो देखो पहला संचित निधि, देखो हमने कहा, चलो बाद में देखते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा है आकस्मिक निधि, और आकस्मिक निधि का मतलब होता है कि भाई क्या है, आकस्मिक, अगर देखो आकस्मिक निधि का मतलब होता है तुरंत कोई आकस्मिक व्यय करना हो, तुरंत कोई आकस्मिक व्यय करना हो, जैसे अभी ये आ गया कि भाई बाढ़ आ गई देहरादून में, तो बाढ़ के लिए जो है कि पैसा तुरंत व्यय करना पड़ेगा, तो वो कहां से करना पड़ेगा, आकस्मिक निधि से। भूकंप आ गया, उसमें जो भी नुकसान है उस नुकसान की भरपाई करनी है, तो कहां से करनी है, आकस्मिक निधि से करनी। यानी आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए यदि फंड निकालना है तो आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए फंड कहां से निकालना पड़ेगा, आकस्मिक निधि से निकालना पड़ेगा। लेकिन जब इससे निकालोगे, निकालते समय तो जो है कि आप तुरंत निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में इससे जितना भी पैसा निकाला है उस एक एक पाई को संसद के द्वारा बिल पारित करने के पश्चात वापस इसी में डाला जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या करना पड़ेगा, अगर यहां से मान लो आपने 200 करोड़ रुपए निकाला, एक और सवाल कि न्यूनतम कितना पैसा होना चाहिए भाई आकस्मिक निधि में, 500 करोड़, 500 करोड़ हर समय रहता है इसमें, किसी भी टाइम जाओगे तो 500 करोड़ रुपया रहता है, ठीक है। जैसे गांव में एक आदमी होता है जिसके पास हर टाइम पैसा रहता है, परिवार में भी एक आदमी होता है जिसके पास हर टाइम पैसा रहता है, किसी भी टाइम चले जाओ वो मना नहीं करता है। वैसे ही भारत सरकार के एक खाते में हर समय पैसा रहता है, वो है आकस्मिक निधि, और इसमें कितना पैसा रहेगा, न्यूनतम 500 करोड़ रखने का प्रोविजन है, इतना तो रहेगा ही रहेगा। अब मान लीजिए कि इसमें से अगर सरकार ने 200 करोड़ खर्च कर दिए किसी आकस्मिक व्यय के लिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर यहां से फंड निकालना पड़ेगा, है ना। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसमें पैसा डालना पड़ता है भाई, और इसको पैसा कहां से डालेंगे, संचित निधि से। संसद एक बिल पारित करेगी, संचित निधि से पैसा निकाल दिया जाएगा और फिर वो क्या कर लिया जाएगा, इसमें ऐड कर लिया जाएगा। तो जितना इससे निकलता है वो पैसा फिर संचित निधि से निकाल करके यहां डालना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं, ठीक है।
तो यहां तक की तो बात इसमें हमने कर दी है। अब बात आती है कि भाई कि जो बजट है, इस बजट के कितने सेक्शन हैं। पहले देखते हैं कि भाई बजट को बनाता कौन है। तो देखते हैं कि बजट को बनाता कौन है। देखें, देखना बजट मेकिंग का काम किसका है। यहां से थोड़ा सा ध्यान देना कि बजट मेकिंग का काम कौन करता है। देखो भाई, देखो, हाँ, अरे सब आएगा, इसी में आएगा, शांति रहो। देखो बजट मेकिंग का काम किसका है। देखो बजट मेकिंग का जो काम करता है वो भारत सरकार में एक मिनिस्ट्री है जिसको कहते हैं वित्त मंत्रालय, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन करता है? वित्त मंत्रालय बजट मेकिंग का काम करता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, वित्त मंत्रालय करता है। एक बात समझ आ गया? कौन करेगा? बजट बनाता कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। अब देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति होता है फाइनेंस मिनिस्टर। एक व्यक्ति कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, यानी वित्त मंत्री। तो कुल मिलाकर के ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी, बजट बनाने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसकी? वित्त मंत्री की। वित्त मंत्री बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो बड़ा महत्वपूर्ण पद है। और सोचो कि हमारे वित्त मंत्री कैसे कैसे लोग रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, और वो बिहार वाले क्या नाम है उनका? अच्छा वही लालू प्रसाद यादव, है ना, ठीक है ना, उनकी बात छोड़ दो। अब देखो कि वित्त मंत्रालय में जो है कि बजट बनाने का काम है वित्त मंत्रालय का, और वित्त मंत्रालय में बजट बनाने की जो जिम्मेदारी है वो वित्त मंत्री। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि यार वित्त मंत्री खुद जाके घर में लिखता होगा बजट, कॉपी पेन निकाल रहा, दिन भर लिख रहा रोज, है ना। नहीं, इस वित्त मंत्रालय में क्या होता है? 5 डिपार्टमेंट हैं, और इन 5 डिपार्टमेंट में से कोई एक डिपार्टमेंट बजट बनाने का काम करेगा। देखो ये 5 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है, एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अब हिंदी में आप अपने, मैं बोलता रहूंगा, इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक अफेयर, है ना। इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट है, यानी हिंदी में इसको कहते हैं आर्थिक अफेयर, का मतलब सर्वेक्षण, है ना। तो आर्थिक सर्वेक्षण विभाग इसको कहा जाता है। एक डिपार्टमेंट हो गया आर्थिक सर्वेक्षण डिपार्टमेंट, जिसको रफ काम करना है, रफ पे ये काम करते रहना। दूसरा जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट के बाद, इसको कहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व विभाग। तीसरा डिपार्टमेंट है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट को हम कहते हैं कि कौन सा हो गया है? व्यय विभाग, ठीक है ना, व्यय विभाग। एक होता है फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट होता है? फाइनेंशियल सर्विस, यानी वित्त सेवा विभाग, हिंदी में कहते हैं वित्त सेवा विभाग। और एक डिपार्टमेंट होता है, इसको कहा जाता है DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है ना। क्या नाम है? DIPAM। और DIPAM को कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। समझ आ गई बात कि कितने डिपार्टमेंट हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। देखो मैंने कहा वित्त, जो बजट बनाने का काम है, बजट बनाने का काम, बजट कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय बनाता है, हाँ या ना, हाँ या ना। वित्त मंत्रालय में क्या वित्त मंत्री खुद बनाता है? नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय में ये 5 विभाग हैं, और इन 5 विभाग में से कोई एक विभाग बनाएगा। देखो एक विभाग है इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एक, 3 डिपार्टमेंट दिए होंगे ये वाले, क्या कि वित्त मंत्रालय के बाद एक चौथा विभाग किसी और का दे दिया, तो पूछा जाएगा कि वित्त मंत्रालय का निम्न में से कौन सा एक डिपार्टमेंट नहीं है, कौन सा एक विभाग नहीं है। तो याद रखना है ये 5 विभाग हैं, इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, और DIPAM, यानी
TIPAM का पूरा नाम लिखना भाई, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट इसको कहते हैं, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कहते हैं। देखो अब देखो ये काम क्या होता है, देखो इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट का भी एक सेक्रेटरी होगा, इसका भी एक सेक्रेटरी होगा, ठीक है ना, याद रखना एक सेक्रेटरी इसका होगा, सचिव इसका होगा, इसका भी अपना एक सेक्रेटरी है, इसका भी अपना एक सेक्रेटरी है, इसका भी अपना एक सेक्रेटरी है, और इसका भी अपना एक क्या होता है, सेक्रेटरी होता है। हर किसी का एक सेक्रेटरी, एक सचिव होता है। ये जितने भी सचिव हैं ये सब आईएएस सेवा से जाते हैं, सब किस सेवा से जाएंगे, आईएएस होंगे, ठीक है ना, आईएएस होंगे, ये भी आईएएस होगा, ठीक है ना, और ये भी क्या होगा, आईएएस होगा, सारे के सारे आईएएस सेवा से हैं, ठीक है। वित्त विभाग जो चलाते हैं जितने भी लोग, वो सारे के सारे आईएएस सेवा से होते हैं। सोचो हमारी हायरार्की कैसे बना रखी है। वित्त विभाग चलाने के लिए वित्त से संबंधित व्यक्ति को होना चाहिए था, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का व्यक्ति होना चाहिए ना, बॉस, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का बॉस नहीं होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हमेशा क्या है, बॉस है। इसीलिए आईएएस का पद प्राप्त करने के लोग इतना मरते हैं कि यार आईएएस बन जाता तो सारे दुख दूर हो जाते दुनिया में, ऐसा होता है ना, क्योंकि वो जहां भी जाएगा उसने बॉस ही बनना है भाई, हर हर जगह जाकर के। भारत में मुख्य सचिव, राज्यों में मुख्य सचिव भी आईएएस बनता है, और केंद्र में अगर कैबिनेट सचिव बनना है तो वो भी क्या बनेगा, आईएएस। भारत सरकार का सबसे बड़ा पद कौन सा है, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है तो भाई 22 साल की उम्र तक आईएएस बन जाना चाहिए, 22-23 तक ज्यादा से ज्यादा, और फिर सरकारों के साथ बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए, गठजोड़। कुछ लोग होते हैं ना कि वो क्या होते हैं, बहुत नौकरी तो कर 21 साल में बंद हो जाएंगे आईएएस, लेकिन उनको चलाना नहीं आता है कि फिर करें कैसे, तो सरकारों से तालमेल नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आराम से बनेंगे 23-24 साल में, और 20 साल की सर्विस के बाद सीधे कैबिनेट सचिव, तो उनकी सरकारों के साथ ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। कुछ नेता भी ऐसे होते हैं, एक नेता थे यूपी में लालजी टंडन, सुना है आपने, लालजी टंडन। वो हमेशा सेंटर में ना किसी बड़े ओहदे में रहते थे, मतलब हिंदुस्तान के बाहर भी उनके काम हो जाते थे, प्रधानमंत्री से, हर प्रधानमंत्री से बनती थी उनकी। यूपी में के थे, बहुत ताकतवर नेता थे, अब उनके बेटे करते होंगे राजनीति, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे लोग रहे हैं पूरे, अमर सिंह जैसा व्यक्ति है ना, पासवान जी, ये अमर सिंह तो वो व्यक्ति है जो कभी कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, लेकिन क्या था, सबसे ताकतवर व्यक्ति था राजनीति में अपने जमाने में, और हर किसी सरकार, मुख्य प्रधानमंत्री के साथ बैठा रहता था। इतना ऐसा होना चाहिए, इसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि ऐसा नहीं खाली किताब में रगड़ा करके होगी, बुद्धि सिर्फ किताब से नहीं होती भाई, किताब से होती तो लोग आईएएस छोड़ करके यहाँ नेता नहीं बनते। एक व्यक्ति ने यूपी में आईपीएस की नौकरी छोड़ी और जीत गया ना विधानसभा का चुनाव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या संकेत है, आईपीएस आईएएस बड़ा नहीं भाई, इससे बड़ा विधायक है ना। एक वो देखा होगा आपने, झारखंड में एक चुनाव लड़ा था, आईएएस था फुल डीएम, 10 साल आईएएस की नौकरी करी थी, नाम बोलिए, ओपी क्या नहीं, हाँ हारा था वो चुनाव। देख, आईएएस की नौकरी छोड़ करके विधायकी का चुनाव लड़ रहे, तो सोचो आईएएस से बड़ा भी कुछ है, तो जीवन यही बर्बाद नहीं करना, इससे भी आगे। और हाँ भाई, मैंने प्रोटोकॉल होता है, जब आप विधायक जी जब आईएएस को फोन करोगे ना, जिले के जिला अधिकारी को, विधायक को नहीं करना है नमस्ते, नमस्ते कौन करेंगे, डीएम साहब करेंगे, है ना। और सोचो जो तुम्हारा आईएएस होता है ना, जो जिले का जिला अधिकारी, उसकी सीआर लगता है कौन, जिला पंचायत अध्यक्ष, और जो तुम एसडीएम कहीं बन जाओगे तो तुम्हारी सीआर लिखेगा ब्लॉक प्रमुख,
क्षेत्र पंचायत सदस्य, इस भाई को पता है। एक कॉलम में ही बहुत कुछ हो जाता है ना, पर लिखता है ना, इतनी पावर तो है उसके पास, तो इसलिए भाई इससे भी आगे है। ऐसे नहीं कि आईएएस नहीं बना, पीसीएस नहीं बना और नदी में छलांग लगा दी। चलो आगे देखते हैं। देखो हमने कहा कि भाई इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, शांतिपूर्वक, इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट का भी एक सचिव होता है और वो सचिव आईएएस होता है। हर डिपार्टमेंट में अपना एक सचिव होता है, ठीक। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, आईएएस लॉबी के लोग होते हैं, आईएएस होते हैं। अब देखना इस सब में क्या होगा कि एक जो है कि चीफ सेक्रेटरी, आपने सुना होगा वित्त मंत्रालय में क्या होता है कि सबसे बड़ा अधिकारी वित्त मंत्रालय में, सबसे बड़ा व्यक्ति वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री होता है। लेकिन वित्त मंत्रालय का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो क्या होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, वित्त सचिव होता है ना। अधिकारी में सबसे बड़ा कौन होगा, वित्त सचिव होता है, ठीक। लेकिन वित्त सचिव होगा कौन, वित्त सचिव होता कौन है। देखो जितने भी ये आईएएस हैं इसका कोई अलग से ऑफिस नहीं होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का, फाइनेंस सेक्रेटरी का ऑफिस अलग से नहीं होता है। ये 5 विभाग हैं, 5 विभाग में 5 सेक्रेटरी हैं, और इन पांचों के पांचों सेक्रेटरी में जो सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस होगा, मान लो कि भाई ये 1980 का बैच का है, ये 1981 बैच का है, ये 82 बैच का है, ये 83 बैच का है और ये 84 बैच का है, सपोज ऐसा है। तो वित्त सचिव कौन बनेगा, जो सबसे सीनियर आईएएस होगा, तो यानी ये फाइनेंस सेक्रेटरी बनेगा, वित्त सचिव बनेगा। तो जिस समय इसके पास फाइनेंस सेक्रेटरी का दायित्व होता है, उस समय इसके पास इन 5 विभागों में से किसी एक विभाग का भी दायित्व होता है। समझ गए बात, फाइनेंस सेक्रेटरी कोई अलग से नहीं होता है, इन्हीं में जो सबसे सीनियर होगा वो फाइनेंस सेक्रेटरी वही होगा, उसका अलग से कार्यालय नहीं होगा। सपोज ये इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट का सचिव सबसे पुराना है, तो वही क्या होगा, इसका क्या, वही क्या होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी भी होगा, ठीक है ना। तो याद रखना है कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन होता है, जो वित्त मंत्रालय के 5 विभागों का सबसे सीनियर सचिव होगा, वही वित्त क्या होगा, सचिव होगा। और वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, मनोज जी आप बताइए। नितिन पंत, आप बताइए। नहीं आप बताओ, नहीं पता है, कोई है, हैं? देखना, चेक करना जरा फटाफट, गूगल करना, एक आदमी करो। वित्त सचिव पूछा जाएगा एग्जाम में, फाइनेंस सेक्रेटरी, वर्तमान में भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, ये तो आपको पता होने चाहिए ये सारी चीजें। हाँ सोमनाथन साहब, ठीक है ना। टी, क्या नाम है पूरा, टीवी सोमनाथन। बहुत टाइम हो गया इनको बने हुए, ठीक है ना, करीब करीब 2 साल हो चुके होंगे। तो 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले इनकी अपॉइंटिंग हुई थी टीवी सोमनाथन की, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। अब देखो, अब बात आती है कि भाई 5 विभाग है वित्त मंत्रालय के अधीन, क्या है, 5 विभाग हैं। इन 5 विभाग में क्या सारे के सारे बजट बनाने का काम करते हैं, तो सारे नहीं बनाते हैं। कितने विभाग बनाएंगे, बजट बनाने का काम कौन करता है, तो बजट बनाने का काम जो करेगा सिर्फ एक काम कौन करेगा, इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, इसी का काम है बजट बनाना। बजट बनाना क्या है, इसी का काम है, इसी डिपार्टमेंट का काम होता है बजट बनाना। और ये बजट भी बनाता है और प्लस ये इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण भी यही तैयार करता है। यही कौन क्या करता है, आर्थिक सर्वेक्षण भी यही तैयार करता है और बजट बनाने का काम भी इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। दोनों काम पूछा जाएगा कि वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग बजट बनाता है और आर्थिक सर्वे तैयार करता है, तो कौन सा डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट है, ठीक। इसके लिए देखो सबसे ऊपर क्या होता है, एक आईएएस। अब देखो ये बनता कैसे है, देखो ये काम होता कैसे है, ठीक है। ये काम कैसा होता है कि ये यहाँ पे क्या है कि एक जो है, मैं यहाँ पे ये क्या, एक इस तरीके से यहाँ इसमें कुछ होंगे भाई
CSO से कुछ आंकड़े लिए जाते हैं, ठीक है। कुछ आंकड़े लिए जाते हैं, जो मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट लोग होते हैं उस कुछ आंकड़े वहां से लिए जाते हैं। कुछ प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, उन एजेंसीज के आंकड़े होते हैं, ठीक है ना। कुछ जो यहाँ के अफसर होते हैं, इन अफसर के आंकड़े होते हैं, ठीक है ना। यानी जो IES सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनके आंकड़े होते हैं। तो सारे आंकड़े सबसे पहले बजट बनाने के लिए, इकोनॉमिक सर्वे तैयार करने के लिए पहले सबसे पहले क्या किए जाते हैं, आंकड़े तैयार किए जाते हैं। लेकिन ये आंकड़े देगा कौन, ये आंकड़े देगा कौन, एक तो CSO देगा, है ना, एक तो कौन देगा, CSO देगा, एक देगा मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट लोग देंगे, प्राइवेट एजेंसीज की मदद ली जाती है, और जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लोग होते हैं डिपार्टमेंट में, उन लोगों की हेल्प से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। अब ये आंकड़े चले जाएंगे किसके पास, यहां पे एक हायरार्की होती है। देखो हायरार्की क्या होती है, सबसे ऊपर होता है कौन सा, वित्त सचिव। सबसे ऊपर क्या होता है, वित्त सचिव होता है। वित्त सचिव है IAS सेवा का, तो इसको तो कुछ पता होता नहीं है, इस बेचारे को क्या पता भाई, इकोनॉमिक सर्विस के बारे में उसको क्या पता, उसको तो मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना। वित्त सचिव के नीचे फिर क्या होता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है। कौन होता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इस समय कौन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, हाँ, अनंत सुब्रमण्यम, ठीक है ना। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये होता है, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये IES सेवा से होता है भाई, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से होता है, ठीक। इसके नीचे क्या होते हैं, कुछ एडवाइजर होते हैं, इसके नीचे क्या होते हैं, एडवाइजर, और ये एडवाइजर भी IES सेवा से ही होंगे, और इसके नीचे होते हैं कुछ डायरेक्टर यानी निदेशक होते हैं, और ये डायरेक्टर भी क्या होंगे, इसी IES सेवा से ही होंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये हायरार्की है, ठीक है। तो अब देखो ये आंकड़े जाते हैं सबसे पहले डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर से के बाद ये चले जाते हैं एडवाइजर के पास। ऐसे नहीं कि सीधे वित्त मंत्री के पास चले जाएंगे, ऐसा मत सोचना। पहले किसके पास जाएंगे आंकड़े, यहां से डायरेक्टर के पास, विभाग में जो डायरेक्टर होंगे। फिर किसके पास जाएंगे, एडवाइजर के पास। एडवाइजर चेक करने के बाद किसको देगा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को देता है। यानी बजट बनाने का काम यहीं तक, एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई बजट बनाने का जो काम है वो यहीं तक कंप्लीट हो जाता है, यहां, ठीक है। जो कुछ करना है इन्हीं लोगों ने करना है ना। इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट का क्या होगा, इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट का काम है बजट बनाना, आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करना। इसके लिए क्या करेंगे, पहले आंकड़े एकत्रित करेंगे। आंकड़े कौन तैयार कर रहा है, CSO, फिर मिनिस्ट्री एक्सपर्ट, फिर प्राइवेट एजेंसी, और जो डिपार्टमेंट के IAS सेवा के लोग हैं वो तैयार करते हैं। आंकड़े सबसे पहले किसके पास जाएंगे, डायरेक्टर के पास। किस सेवा से आता है ये, IAS। फिर एडवाइजर के पास जाएंगे, और फिर किसके पास जाएंगे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पास, ठीक है। ये यहां तक बजट बना, यहां तक ये बना लेते हैं। उसके बाद जाता है ये अंत में किसके पास, वित्त सचिव के पास, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास जाता है। लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी सिर्फ बजट को पढ़ता है, उसके बाद बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है करने के लिए, बजट पहले बन चुका होता है। और वित्त सचिव के बाद फिर फाइनेंस सेक्रेटरी के बाद ये किसके पास जाता है, वित्त मंत्री के पास जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको पहली रात में पढ़ता है, जैसे उत्तराखंड ओपन में MA के पेपर दिए जाते हैं, एक रात पढ़ने हैं। तो वित्त मंत्री भी पहली रात थोड़ा मोटा मोटा पढ़ता है, और फिर सोचता है चलो कल वहीं देखेंगे आप, है ना। तो सुबह जो है कि वो सदन में आता है, भाषण देता है, और भाषण देने के बाद अपना बजट पढ़ने लगता है। जब भी कोई मंत्री सदन में बोलता है, प्रश्नों के जवाब देता है, अकेले नहीं होता है वो, उसके ठीक पीछे या सामने पे क्या होता है, वो एक अधिकारी होते हैं सेक्रेटरीट से आए हुए, तो सारा जवाब वो लोग देते हैं, मंत्री सिर्फ बोलता है। जो मंत्री सवालों का जवाब देते हैं ना, याद रखना है वो अपने, उनको इतना थोड़ा ना पता होता है, उसको सिर्फ ये पता होता है चुनाव कैसे जीतना है, वो उस पर लगा रहता है। सवालों का जवाब क्या होता है, जब भी वो पढ़ने लगेगा ऐसे, तो यहाँ बगल में खिड़की पे क्या होता है, एक
छोटी खिड़की रहती है, वहां पे एक सचिवालय से, केंद्रीय सचिवालय का एक व्यक्ति होता है, वो केंद्रीय सचिवालय में हर टाइम फोन पे मतलब लगा रहता है, हाँ ये प्रश्न आ गया इसका उत्तर बताओ, तो वहां से उत्तर आएगा, फिर मंत्री जी को फॉरवर्ड होगा, फिर मंत्री जी उसको पढ़ेंगे और बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मंत्री जी वहां गूगल कर रहे, सारा काम इस तरीके से चलता है। ठीक है ना, तो वित्त मंत्री क्या करते हैं, सबसे अंत में जाता है ये बजट बन करके तैयार होकर के वित्त मंत्री के पास, और वित्त मंत्री इसको क्या करता है, सदन में पढ़ता है। ठीक है, जरूरत है तो वित्त मंत्री कभी कभार इसमें कुछ जोड़ता है, और जोड़ने की जब भी बात आती है तो अरुण जेटली साहब की हम बात करते हैं, है ना, अरुण जेटली साहब का नाम सुना होगा। तो अरुण जेटली साहब ने 2016-17 के बजट में अपनी ओर से एक पैरा इसमें जोड़ा था। पूछा जा सकता है कि भाई किस वित्त मंत्री ने बजट में अपना एक चैप्टर जोड़ा था अपनी ओर से, तो वो अरुण जेटली साहब थे जिन्होंने अपनी ओर से बजट में एक चैप्टर जोड़ा था। बाकी आज तक के इतिहास में कभी किसी ने कोई चैप्टर नहीं जोड़ा है अरुण जेटली साहब को छोड़ करके। तो 2016-17 के बजट में इन्होंने ये प्रोविजन किया था। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं भाई, और क्या हो सकता है। देखो देखो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इधर को। देखो हमने कहा बजट, देखना सबसे पहले बजट की हम बात करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें। सबसे पहला जो बजट शुरू हुआ था, पहली बार जो बजट रखा गया था 1733 में रखा गया था, और 1733 में जो बजट सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था वो ब्रिटेन में प्रस्तुत किया गया था। पूछा जा सकता है कि दुनिया के किस देश में सबसे पहला बजट प्रस्तुत हुआ था, तो किस देश में हुआ था, ब्रिटेन में पहला बजट प्रस्तुत हुआ था। भारत की बात करते हैं कि भारत में जो पहला बजट प्रस्तुत हुआ था वो कब हुआ था, 18 फरवरी 1800 कब 60 में, और इस बजट को रखने वाला था विल्सन, जेम्स विल्सन ने क्या किया था, भारत का पहला बजट रखा था। भारत में जो पहला बजट रखा गया था 18 फरवरी 1860 ईस्वी को रखा था, और इस बजट को रखने वाला जो व्यक्ति था वो व्यक्ति कौन था, जेम्स विल्सन था। दूसरी बात, भारत में 18 फरवरी 1860 से लेकर के और लगभग जो है कि 1900 कब 23-24 तक 1923-24 तक का जो बजट था, रेल बजट और आम बजट क्या किया गया था, एक किया गया था, एक ही आता था। ठीक है, 1860 से लेकर के और 1923-24 तक जो बजट था वो रेल बजट आम बजट दोनों एक साथ था। 1921 में, यहां पे याद रखना, 1921 में एक कमेटी गठित की गई थी, इस कमेटी का नाम था एकवर्थ कमेटी, और इस एकवर्थ कमेटी ने अपने डिसीजन में कहा कि रेल जो है ये जो है कि एक सार्वजनिक उद्यम है, सार्वजनिक उद्यम है, ये एक प्रॉफिटेबल फंक्शन है गवर्नमेंट का, है ना। इसलिए जब हम उसने कहा कि भाई देखो बजट में क्या था कि बजट में तो लोक कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, जन कल्याण से संबंधित होता है बजट, सरकार के आय और व्यय का हिसाब होता है। लेकिन जो रेलवे है, रेलवे एक उद्यम है, यहां हम काम करते हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए, इसलिए इसको बजट से अलग किया जाना, एकवर्थ कमेटी ने कहा। तो एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर पूछा जा सकता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से 1923-24 में अलग कर दिया गया। तो 1923-24 में आम बजट अलग कर दिया गया था, और आम बजट के साथ साथ क्या कर दिया गया, जो रेल बजट था ये अलग अलग कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, कुछ लोग सोचते हैं 1921 में किया गया, 1921 में नहीं किया, 1921 में तो कमेटी गठित हुई, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि दोनों को अलग अलग किया जाना चाहिए, फिर 1923-24 का जो बजट है वो क्या हुए, अलग अलग हो गए। ठीक है ना, आगे देखें, देखो और बात याद रख लेना है, 1923-24 के बाद जो है कि हम देखते हैं कि भाई होता क्या है, जो ये बजट है, ये बजट जो है हमेशा क्या होता है, बजट 2014 तक, 2014-15 से 2013-14 तक भारत सरकार का जो बजट था वो एक वॉल्यूम में आता था,
ओनली एक वॉल्यूम था, आया ना। और इस एक वॉल्यूम में होते थे 14 चैप्टर। 2014-15 में हमने बजट को क्या कर दिया, 2 वॉल्यूम में प्रकाशित किया। 2014-15 का जो बजट है 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ। तो पूछा जा सकता है भारत का बजट किस वित्त वर्ष से 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हो रहा है, तो किस वित्त वर्ष से हो रहा है, 2014-15। और 2014-15 से पहले क्या होता था, एक ही वॉल्यूम में होता था। 2 वॉल्यूम कौन से थे कि एक वॉल्यूम 1, आपने देखा ना, वॉल्यूम का नाम सुना तो होगा। वॉल्यूम आपने पहले पीडी प्रतियोगिता दर आती थी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, हाँ, भाग 1 भाग 2, सिंपल सी बात है ना। और दूसरा आता है वॉल्यूम 2। देखो वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1, देखो वॉल्यूम 1 में है कुल 13 चैप्टर। कुल कितने चैप्टर हैं इस वॉल्यूम 1 में, 13। और इस वॉल्यूम 2 में है एक चैप्टर, एक क्या है इसमें चैप्टर है। ये जो 13 चैप्टर है, इस 13 चैप्टर में लिखा गया है कौन सा, इस 13 चैप्टर में होता है कौन सा, बजट, फ्यूचर पॉलिसीज और प्रिस्क्रिप्शन। इसमें होता है कौन सा, भावी बजट। एक तो क्या हो गया भावी बजट, यानी भावी वर्ष का, इसको याद रखना है। इस 13 चैप्टर में क्या होता है, भावी वर्ष का बजट हो गया, भावी वर्ष का बजट, प्लस जो है पॉलिसीज कितनी हैं, यानी योजनाएं कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर रखी होती हैं, और प्लस प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में, सुधार। हाँ, कैसे सुधार करा जा सकता है, तो सुधार के लिए कुछ बातें, सुधार के लिए कुछ बातें, ये यहाँ पे याद रखना है। बाकी का जो दूसरा वॉल्यूम होता है, इसमें एक चैप्टर होता है, और इस एक चैप्टर में सिर्फ क्या रखा जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाता है। यानी आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब जो बीता वर्ष है उसके वास्तविक आंकड़े यहाँ पे होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे। ये 2014-15 में, 2014-15 में किसकी गवर्नमेंट आई थी, ठीक है ना, मोदी फर्स्ट, मोदी 1.0 आया था। देखो है ना, देखो 2014-15 से पहले 2013-14 का बजट था भाई, है ना। 2013-14 का बजट सिर्फ एक ही वॉल्यूम में आता था, सिर्फ किस में आता था, एक वॉल्यूम में आता था। और इस एक वॉल्यूम में भी 14 ही चैप्टर होते थे, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कम होते होंगे चैप्टर। और इसमें भी प्रोविजन यही था 13+1, तो पहले 13 वाले में आ गया कौन सा, ये वाला सेक्शन, और अंतिम वाले में आ गया ये वाला सेक्शन। अंतर कुछ नहीं था, है ना, वो भी वही कर रहे थे, 14 से पहले भी वही हो रहा था कि पहले 13 चैप्टर में बजट, योजनाएं और फ्यूचर के लिए प्रिस्क्रिप्शन, और आखिरी जो 14वां चैप्टर था उसमें भी प्रोविजन वही था, क्या, आर्थिक सर्वे। मोदी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा करो भाई 2 किताबें बनाओ, पहले एक किताब थी 14 चैप्टर की, अब बना दी 2 किताबें, नाम लिख दिया वॉल्यूम 1 और दूसरा लिख लिया वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 में पहले तो वाले 13 चैप्टर, एक किताब में 13 चैप्टर, दूसरे किताब में कौन सा, एक अलग से चैप्टर कर दिया, बाकी कुछ नहीं हुआ। ये इनोवेशन था। और ये इनोवेशन कहां से आया, नहीं, कहीं से नहीं आया। ये इनोवेशन क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी होती है, सुना है आपने, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। कभी कभी यही पूछा जाता है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, पहले किसी एग्जाम में पूछा गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसको जारी करता है कौन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको जारी करता है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2 वॉल्यूम में आती है, और वो सेम वॉल्यूम यही है। वॉल्यूम 1 में कुछ लिखा रहता है, कुछ आंकड़े, कुछ पॉलिसीज वगैरह रहती हैं, और वॉल्यूम 2 में पूरा जो है कि डाटा रहता है। तो वहां से ही इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया गया, इधर कॉपी और इधर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो ये अपना कोई आइडिया नहीं था, बल्कि ये यहाँ से चोरी किया हुआ था, यानी अडॉप्ट किया गया एरिया था। 2014-15 में तो ये पूरी प्रिपेयर करके आए थे कि भाई हम क्या करेंगे कि 13
चैप्टर एक साथ और फिर क्या करेंगे, एक चैप्टर एक अलग। 15-16 में इनके साथ दगाबाजी हो गई। और दगाबाजी क्या हुई कि भाई जो इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े थे वो पूरे आए ही नहीं पाए, तो वॉल्यूम सेकंड जो है कि प्रकाशित कर ही नहीं पाए, है ना। बाद में जाकर के बहुत बाद में जो है वो प्रकाशित हुआ था, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, याद रखना है। देखो अब देखो जो ये वॉल्यूम 2 है, जो ये वॉल्यूम 2 है, ये हमेशा कब रखा जाता है, बजट रखने के एक दिन पूर्व, बजट से एक दिन पूर्व रखा जाता है इसको भाई, आया ना, है ना। तो बजट अगर रखा जा रहा है 1 फरवरी को, बजट अगर रखा जा रहा है कितनी तारीख को, 1 फरवरी को, तो ये जो वॉल्यूम 2 होगा ये 31 जनवरी को रखना पड़ेगा, एक दिन पहले रखा जाए। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से ठीक एक दिन पहले रख दिया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण कब रखा जाता है, बजट से एक दिन पहले। तो यानी अगर 1 फरवरी को बजट होगा तो 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण होगा। 1 फरवरी हम बजट कब से रखते हैं, 1 फरवरी को बजट कब से रखते हैं, 2017 से, है ना। 1 फरवरी को हम बजट रखते हैं, वो कब से, 2017-18 का जो बजट आया था पहली बार, वो 1 फरवरी को आया था। और याद रखना है कि जो ये बजट होता है, ये बजट हमेशा कितने बजे, बजट कितने बजे रखा जाता है सदन में, बजट रखा जाता है हमेशा कितने बजे, 11 बजे सुबह रखा जाता है। ये व्यवस्था आई सन 2000 से, 2000 से 11 बजे। 2000 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो तब बजट रखा जाता है शाम को 5 बजे, तब शाम को कितने बजे रखा जाता है, 5 बजे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सार्वजनिक हित में जो सबसे 2 बुरे काम हैं, एक है कि भाई पेंशन स्कीम खत्म करना, और दूसरा जो सबसे बुरा काम किया था वो था बजट दिन में 11 बजे। अभी भी 11 बजे है, क्योंकि 11 बजे लोग जो है क्या अपने काम धाम दफ्तर ये वो सब लगे रहते हैं। पहले लोग 5 बजे बैठ जाते थे टीवी पर, हमारे लिए कुछ योजना होगी, योजना होगी। अब योजना कुछ, अब बजट कब आया किसी को पता नहीं चलता है भारत में, क्योंकि दिन में तो सब कोई, हर कोई लोग जो है कि अपने काम में क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो बजट पहले शाम को आराम से रखा जाता था, लोग घर आते थे हाथ मुंह धुल करके, चाय पकौड़ी और टीवी पे बैठे हैं कि हाँ जी बोल क्या रहे, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 2000 से प्रोविजन क्या है, कितने बजे रखा जाता है, 11 बजे रखा जाता है, ठीक है ना। भारत में अगर हम बजट की बात करते हैं, सबसे अधिक बार बजट किसने रखा था, तो मोरारजी देसाई का नाम आपने सुना होगा। कितनी बार रखा था, मोरारजी देसाई ने रखा था, भारत में सबसे अधिक 10 बार बजट रखा था। कितनी बार रखा था, 10 बार, एक बार। और दूसरी बात याद रखनी है कि कुल 3 प्रधानमंत्री हुए अभी तक भारत में जिन्होंने बजट रखा है। एक JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने बजट रखा था, एक इंदिरा गांधी ने बजट रखा था, और एक रखा था किसने, राजीव गांधी ने, ठीक है ना, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। ऐसे 3 प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। तो कौन कौन, JL नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, और इसके अलावा राजीव गांधी। ये 3 लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया। स्वतंत्र भारत का अगर पहला बजट पूछा जाए तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट, भारत का पहला बजट किसने रखा भाई, स्वतंत्र भारत का पहला बजट रखा था 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को। और उस समय के जो वित्त मंत्री थे के षणमुखम चेट्टी, किसने लिखा था, के षणमुखम चेट्टी। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने रखा था, हाँ, के षणमुखम चेट्टी। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट रखा था भाई, गुलाम भारत का पहला बजट रखा था जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट रखा था के षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। गणतंत्र भारत का अगर पूछा जाए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट, तो गणतंत्र भारत का पहला जो बजट रखा गया था, ये रखा गया था किसके द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा रखा गया था,
ठीक है ना, जॉन मथाई के द्वारा रखा गया। तो ये भी आपको याद होने चाहिए, ये छोटे छोटे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात आती है, अब हम जो है सीधे बात कर लेते हैं कि भाई जो ये बजट है, ये बजट हमको बताना है कि बजट कितने प्रकार का होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई बजट के टाइप क्या है, ठीक है ना। बजट के प्रकार आपको याद रखने हैं कि बजट के प्रकार, ठीक है ना। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि बजट के प्रकार कौन कितने हैं, देखें हाँ या ना, ठीक है ना। बजट के प्रकार 5 प्रकार के, 5 टाइप का बजट होता है, ठीक है ना। बजट कितने टाइप का होता है? 5। देखो, सबसे पहला जो बजट होता है इसको कहते हैं एक समान मद बजट। एक समान मद बजट, अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं, एक समान मद बजट। इसको कहते हैं एक समान मद बजट का मतलब होता है द लाइन आइटम बजट। अंग्रेजी वाले लिख लेना, द लाइन आइटम बजट, द लाइन आइटम बजट, द लाइन आइटम बजट। आजाद भारत में इसी बजट की शुरुआत हुई थी, इसी तरीके से बजट रखते थे। दूसरे टाइप का जो बजट है, दूसरे टाइप के बजट को कहा जाता है कौन सा? दूसरे टाइप का जो बजट है, दूसरे टाइप के बजट को होते हैं निष्पादन बजट। निष्पादन बजट, निष्पादन बजट, बजट के टाइप हैं ये निष्पादन बजट। निष्पादन बजट का मतलब होता है परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, ठीक है। इसके अलावा तीसरे टाइप का जो बजट होता है इसको कहा जाता है परिणाम बजट। तीसरे टाइप का बजट कौन सा हो गया? परिणाम बजट। जिसको लिखना है लिखते रहिए, परिणाम बजट। और परिणाम बजट को अंग्रेजी में कहते हैं आउटकम बजट। सुना है नाम? आउटकम बजट, आउटकम बजट, ठीक है। चौथे टाइप का जो बजट होता है इसको कहते हैं जीरो बेस्ड बजट, यानी शून्य बजटिंग, शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजट, आधारित बजट, ठीक है ना। यानी अंग्रेजी में कहेंगे जीरो बेस्ड बजट, जीरो, जीरो बेस्ड बजट, जीरो बेस्ड बजट। और आखिरी टाइप का जो बजट होता है इसको कहा जाता है जेंडर बजट, लैंगिक बजट, है ना। कौन सा बजट? लैंगिक बजट। और लैंगिक बजट को कहा जाता है क्या? जेंडर बजटिंग, ठीक है ना। इससे सवाल पूछा जाता है कि भाई क्या